तक आई होप कल तक इश्यूज ओवर हो जाएगा। फिर एक बार ना मैं थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी, और या मैं ऐसा करूं कि मैं ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर लूं और आप लोग सॉल्व कर कर आओगे। क्या चाहते हो आप लोग, ताकि मैं डिस्कशन कर लूंगी? क्या चाहते हो आप लोग? अगर मैं ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करूंगी तो आप लोग एक बार देख कर आओगे, क्योंकि वो बेटर रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। हाँ, तो मैं ग्रुप में एक बार शेयर करती हूँ, और मैं आज ही कर दूंगी क्वेश्चंस। तो उसको एक बार ट्राई करना। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कल वाले टॉपिक से हो जो कल पढ़ाऊंगी मैं, बट एक बार ट्राई करना। उसके बाद में डिस्कस करूंगी तो शायद आप लोग को भी बेटर रहे। ठीक है, तो आई विल शेयर सम क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। टिश्यूज का जो हम पढ़ रहे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसका हमने एक पढ़ लिया रेटिकुलर। सेकेंड क्या होता है? एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसमें सारी फाइबर्स होती हैं। उसमें इलास्टिक फाइबर भी होती है, उसमें आपकी कोलेजन फाइबर भी होती है, और उसमें आपकी रेटिकुलर फाइबर भी होती है। ये अकेला एरियोलर टिश्यू अकेला ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें तीनों काइंड की फाइबर्स होती हैं, तीनों काइंड की। नहीं तो मैक्सिमम जगह पे इलास्टिन और कोलेजन कहीं पे आपको मिल जाएगा, बट कहीं पर भी इलास्टिक, कोलेजन, रेटिकुलर नहीं मिलेगा। ये अकेला ऐसा टिश्यू होता है जहाँ पे तीनों की तीनों फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो भी बहुत डाइवर्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी होते हैं। इसके अंदर आपके मास्ट सेल्स भी होते हैं। ये सारे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एरियोलर टिश्यू एक अकेला ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारे काइंड ऑफ फाइबर्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे काइंड ऑफ सेल्स भी होते हैं। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊं, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो लोकेशन हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू की कहाँ कहाँ पढ़ी? ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड, एंड इंटरनल ऑर्गेन्स के अराउंड। ये तीन लोकेशन थी, और स्किन के नीचे। ये चारों आपकी, ये जो चारों होते हैं, यहाँ पे आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। रेटिकुलर में हमने पढ़ लिया, रेटिकुलर में कुछ ऑर्गेन्स के अराउंड था। कौन से ऑर्गेन? लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड। अब हमें पढ़ना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो हमारा एरियोलर टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? वो आपके स्किन में प्रेजेंट होगा। उसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, एंड सब मीन्स बिलो, बिलो द स्किन। स्किन आपकी एपिथेलियम की बनी होती है, और उसके बिलो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। तो सब क्यूटेनियस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? वो सबक्यूटेनियस में लगाते हैं, वो एपिथेलियल में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि एपिथेलियल में तो ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या करोगे एपिथेलियम में लगाकर? इंजेक्शन तो ब्लड या वेन में ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल में देना है ना, या आर्टरी में देना है, वेन में देना है, बट देना तो ब्लड वेसल में है ना। आपके एपिथेलियल में तो ब्लड वेसल है ही नहीं। तो ब्लड वेसल के जस्ट जो नीचे, जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे आपकी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसके नीचे आपकी प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स लाई करती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, सब जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो कोई भी लगा लेता है, मतलब एक बार सिखा दो और वो इजीली लग जाता है, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट ब्लड वेसल में नहीं डालना। ब्लड वेसल सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस के नीचे होती है, जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू के नीचे होती है। आपको इसे कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में डालना है। समझ आया? और साथ में एक पॉइंट और याद रखना, अभी वो मैं आगे बताऊंगी। एरियोलर टिश्यू मैंने बोला एक टाइप, और दूसरा बोला एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, वो उस हर जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पे एरियोलर टिश्यू है। जहां पे भी आपका एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसके आसपास आपका एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं लोकेशन ऑफ एरियोलर एंड एडिपोज वुड बी सेम। तो हम बोलते हैं हम नियर बाय फैट की लेयर में अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। कहीं ना कहीं फैट की लेयर उसके पास होती है। क्यों फैट की लेयर उसके पास है? क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू उसके पास होता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ कि हम क्यों इजिली अपने इंसुलिन की इंजेक्शन खुद लगा लेते हैं, क्योंकि वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू में लगता है, ना कि ब्लड वेसल में। ये पॉइंट क्लियर है सबको? पहली जगह पढ़ ली हमने सबक्यूटेनियस में है, दूसरी जगह ये ब्लड वेसल्स के आसपास होता है एरियोलर, तीसरी जगह नर्व के आसपास होता है,
और कुछ कुछ बॉडी ऑर्गन्स के आसपास भी होता है। अब हमें सबके नाम नहीं पढ़ने बॉडी ऑर्गन कहाँ कहाँ पर है, बट हाँ कुछ बॉडी ऑर्गन्स के आसपास भी होता है। कोई आपसे पूछ ले स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है, दैट वुड बी डेफिनेटली एरियोलर एंड एडिपोस। अगर ऑप्शन में बोथ आते हैं तो आप एरियोलर एंड एडिपोस लिखोगे। अगर ऑप्शन में अलग अलग होता है, एरियोलर अलग एडिपोस अलग, तो पहला ऑप्शन वुड बी एरियोलर एंड सेकंड वुड बी एडिपोस। वैसे तो आइडियली कॉम्बिनेशन में आएगा। अरे क्या कर रहे हैं ये, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड, देखो अब एरियोलर टिश्यू है, वहां पे कोलेजन है मतलब वो स्ट्रेंथ भी देगा, वहां पे इलास्टिन है मतलब वो आपको इलास्टिसिटी भी देगा और सपोर्ट भी देगा, तो सारे काम करेगा आपका एरियोलर टिश्यू, क्योंकि एरियोलर टिश्यू में तीनों चीजें, कोलेजन भी है, इलास्टिसिटी भी, इलास्टिन भी और रेटिकुलर भी है। तो ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज अबाउट योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। C would be adipose connective tissue। अब लोकेशन तो समझ आ गई एडिपोज की, कि जहां पर भी हमारे बॉडी में एरियोलर टिश्यू है वहां वहां पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होगा ही होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके फैट को स्टोर करता है, इट स्टोर द फैट, और फैट को स्टोर करने से क्या करता है, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब मैं अगर आपको इसका बारे में बताऊं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट कंटेन सेल्स, ठीक है, सेल्स होते हैं। सेल्स कौन से होते हैं, सेल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। इट कंटेन एडिपोसाइट, साइट मतलब सेल एंड एडिपो मतलब फैट, सो दे आर कॉल्ड एज फैट सेल्स। एडिपोज टिश्यू दो काइंड के होते हैं, एक होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमारे अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, एंड विद द एज इट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाइट एडिपोज टिश्यू। सो बच्चों में ब्राउन होता है, बड़ों में आइडियली व्हाइट ही होता है, कहीं कहीं हो सकता है रेयरली ब्राउन भी हो, बट आइडियली एडल्ट में व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड व्हाइट एडिपोज टिश्यू? व्हाइट एडिपोज टिश्यू का काम होता है आपके फैट को स्टोर करके रखना, जितना भी आपकी बॉडी में फैट आ रहा है उसको स्टोर करके कौन रखता है, उसको स्टोर करके रखता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है कि जितना भी, देखो ब्राउन क्या करेगा, जितना भी फैट स्टोर है, जितना भी फैट स्टोर है, व्हाइट और ब्राउन दोनों में आपका फैट स्टोर होता है, बट ब्राउन वाला फैट क्या होता है, वो फैट आपका ब्रेक डाउन होके हीट रिलीज कर देता है और ठंड के टाइम पे आपको इंसोलेशन प्रोवाइड करता है, आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। व्हाइट एडिपोज टिश्यू इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं होता है जितना अच्छा इंसुलेटर ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। सबको समझ आया ये पॉइंट? तो बच्चों को भी इंसुलेशन कैसे मिलती है, क्योंकि उनके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू बहुत हाई अमाउंट में होता है, जो कि गुड इंसुलेटर होता है, जो कि एनर्जी को यूज करके हीट जनरेट करता है और उसको ठंड से बचाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ब्राउन और व्हाइट दोनों में फैट स्टोर होता है, दोनों के अंदर फैट स्टोर होता है, बट जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करके उनकी कैलोरीज को बर्न करके ज्यादा अमाउंट में हीट नहीं बनाता है। यस इट विल आल्सो मेक हीट, बट आइडियली जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है उसका काम क्या होता है, बिकॉज इसमें फैट स्टोर है, फैट क्या करेगा, फैट इज अ कैलोरी, ये कुछ कैलोरीज है हमारी बॉडी में, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जो भी फैट है वो कैलोरीज उसकी बर्न होंगी, और जब कैलोरीज उसकी बर्न होगी तो हमें हीट मिलेगी, और हीट हमें क्या करेगी, हीट हमें ठंड से बचाएगी। सो ब्राउन एडिपोज टिश्यू विल एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? So this is all about your brown and your white adipose tissue is a result of, what is white adipose tissue? It is the result of storing excess calories that you are taking. जितनी भी आप एक्सेस कैलोरीज खाते हो ना अपनी बॉडी में,
वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आपकी जाके व्हाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाती है। बट वो एक्सेस कैलोरीज इतना इजिली हीट में कन्वर्ट नहीं होती हैं। लेकिन जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू की जो कैलोरीज होती हैं, जो फैट होता है, वो इजिली आपकी हीट में जनरेट हो जाता है। अभी समझ आया? अभी समझ आया लता? अभी समझ आया आपको? एक छोटा सा पॉइंट अभी साथ में और बताती हूँ। देखो क्या होता है, जितना भी आप खाना खा रहे हो, जो भी आप फूड खा रहे हो, क्या होगा, वो फूड आपके ब्लड में जाएगा। आपके ब्लड में सपोज पहुंचा ग्लूकोज, क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपने बहुत सारा ग्लूकोज खा लिया तो क्या हो जाएगा, जितना यूज के लिए चाहिए था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचा हुआ ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइकोजेन क्या होता है? इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ह्यूमन बीइंग में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजेन की फॉर्म में स्टोर होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मीनिंग क्या हुआ? ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजेन, एंड जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। ग्लाइकोजेन सिंथेसिस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और अगर जब हमें एनर्जी चाहिए और हमारे पास खाना नहीं है, तो वापस ये ग्लाइकोजेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी दे देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन का ब्रेक डाउन होता है। सो ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजेन बनेगा दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, एंड अगर ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। सो ग्लाइकोजिनोलिसिस कब होगा? जब आपके पास बॉडी में खाना कम है, जब आपके पास एटीपी कम है, तो आप ग्लाइकोजेन को तोड़ के ग्लूकोज बनाओगे और आपको एनर्जी मिल जाएगी। और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन कब होगा? जब आपको एक्सेस में एनर्जी है और आपको वो चाहिए नहीं है, यूज नहीं करनी है, तो वो आपकी स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन में। ये पॉइंट समझ आया सबको? ये पॉइंट समझ आया सबको? साथ में क्या होता है, पहला जो स्टोर हाउस होता है वो होता है ग्लाइकोजेन, कि ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज जाके ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा दूसरा स्टोर हाउस क्या होता है? अब ग्लाइकोजेन भी तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही हमारी बॉडी में रह सकता है ना, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा खाना खा लिया, हमने इतना ज्यादा कैलोरीज ले ली कि हमारी बॉडी को जितना चाहिए था उतना यूज हो गया। जितना मैक्सिमम ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो सकता था वो भी हो गया। अभी भी ग्लूकोज बच गया, तो ग्लूकोज फ्री में तो घूम नहीं सकता। ग्लूकोज फ्री में घूमेगा हमारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं पे क्लॉट्स बना देगा। कहते हैं ना, मीठा, मीठे के पास जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्लॉट्स बनेंगे, इन्फेक्शन होंगे, फिर जाके वो आपका फैट्स में स्टोर हो जाता है या फिर प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लूकोज से आपके फैट्स भी बनते हैं और प्रोटीन्स भी बनते हैं। ये पॉइंट समझ आया कि आपके फैट्स भी बन रहे हैं, प्रोटीन भी बन रहे हैं। फैट्स का बनना मतलब लिपोजेनेसिस। फैट्स का बनना मतलब लिपोजेनेसिस, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन। प्रोटीन का बनना मतलब प्रोटीनोजेनेसिस, प्रोटीन का बनना कहीं ना कहीं। सो ये सब चीजें आपकी बॉडी में बनती हैं। लेकिन जब आपको, हाँ, लेकिन जब आपको क्या करना है, आपको अब एनर्जी चाहिए, अब आपके पास खाना नहीं है, अब आपके पास खाना नहीं है, पहला चीज क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस, जितना भी ग्लाइकोजन मेरी बॉडी में है सब ब्रेक डाउन हो जाएगा और ग्लूकोज मिल जाएगा। अब बाय चांस मैंने एक दिन तक खाना नहीं खाया, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक नहीं खाया, 4 दिन, अब ग्लाइकोजन के सारे स्टोर खत्म हो गए। अब क्या होगा, जो फैट और प्रोटीन थे वो आपके ब्रेक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज में और आपको एनर्जी दे देंगे। समझ आया? पहला चीज तो आपका ग्लाइकोजन ही ब्रेक होगा, बट उसके बाद कहीं ना कहीं, इज माई वॉइस ब्रेकिंग? इज माई वॉइस ब्रेकिंग इन बिटवीन?
इज माई वॉइस ब्रेकिंग इन बिटवीन? नो। लता एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। जब फैट्स और प्रोटीन से ग्लूकोज बना, तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक टर्म बताती हूँ आपको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इनको ना टर्म्स के बेसिक मीनिंग याद करो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एंड ग्लूको मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना, न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना। ग्लूकोज की फॉर्मेशन दो चीजों से हो रही है। एक हो रही है ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन होने से ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज ऑल्सो न्यू ग्लूकोज बनना। और फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से भी ग्लूकोज बन रहा है ना? ये दोनों चीजों से ग्लूकोज बन रहा नहीं बन रहा? क्या दोनों चीजों से ग्लूकोज बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा है नहीं बन रहा दोनों चीजों से ग्लूकोज। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन कैसे? फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, मतलब किसी ऐसी चीज से ग्लूकोज बन रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो पहला प्रोसेस है, ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बन रहा है? इज इट अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स और इट्स अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स? कौन सा सोर्स है ये? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है? क्या आप इसको बोल सकते हो ग्लूकोन? नहीं, दैट्स वाई इसका नाम ग्लाइकोजिनोलिसिस है और इस वाले प्रोसेस का नाम ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। ये पॉइंट मैंने आपको इसीलिए समझा दिया, वैसे तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स था, बट बिकॉज मैं एडिपोज के बारे में समझा रही थी, फैट के बारे में, तो इसलिए मेरे को एक पॉइंट याद आया। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, आइडियली इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। बट डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ टिश्यूज, ये आपके बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? एडिपोज टिश्यू सबको क्लियर है? इज एडिपोज टिश्यू क्लियर टू एवरीवन? इज एडिपोज टिश्यू क्लियर टू एवरीवन? So we have discussed about loose connective tissue. Second one is called as dense connective tissue. Dense connective tissue is made up of more fibers and those fibers are thick fibers. तो इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती है? या तो आपकी कोलेजन होगी या आपकी इलास्टिन होगी, बट रेटिकुलर नहीं होगी। एंड इट कंटेन लेसर सेल्स, it contain lesser cells. These are some points which are common for all the three kind of dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue and your elastin connective tissue. ठीक है, अभी जो मेरी तीन टाइप है, डेंस, रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक। अब इसमें याद रखना, जो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर है, ये कोलेजन फाइबर्स का बना होता है और इलास्टिन फाइबर का बना होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है रेगुलर और इरेगुलर में? जो डेंस रेगुलर के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, या तो ऐसे या पैरेलली ऐसे अरेंज होते हैं, बट दे हैव अ रेगुलर, दे आर अरेंज इन पैरेलल पैटर्न। वेयरएज जो आपके डेंस इरेगुलर होते हैं वो आपके इरेगुलरली, किसी में सिंगल प्रेजेंट होगा, किसी में पैरेलली प्रेजेंट होगा, किसी में मतलब सिंगल, किसी में पैरेलली, तो ये बहुत इरेगुलर होता है इनका शेप। लेकिन जो डेंस रेगुलर होता है वो सारी की सारी फाइबर्स आर रेगुलरली, मतलब बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं which are regularly arranged in a parallel pattern। और जितना ज्यादा मोटा होता जाएगा उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता जाएगा। समझ आया? उतना ज्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता जाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता जाएगा। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है डेंस रेगुलर वाला? डेंस रेगुलर वाला
को हम बोलते हैं, ये आपके टेंडन बनाते हैं और ये आपके लिगामेंट बनाते हैं। सो टेंडन्स एंड लिगामेंट आर योर कनेक्टिव टिश्यू। कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट, दे आर योर कनेक्टिव टिश्यू। करते क्या है, जो टेंडन्स होते हैं वो आपकी मसल को बोन से अटैच करते हैं, मसल और बोन को अटैच करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन को बोन से अटैच करते हैं। समझ आया? और ये किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और कौन से वाले कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि हमारी जो ऑर्गेन्स होते हैं ना, ऑर्गेन्स जैसे कि लंग्स हो गए, लिवर हो गए, वो इतने ज्यादा इंजरी से प्रोन नहीं होते जितने हमारे बोन्स और मसल्स होती हैं, बिकॉज हमारे बहुत नियर है, बहुत सरफेस के नियर है, तो कहीं ना कहीं हमें इंजरी लगने के चांसेस होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे वाली स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, जो कि प्रोवाइडेड किससे होती है, वो आप प्रोवाइड करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस में भी कौन से, डेंस में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक सबको? डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है सबको? Is it clear to everyone? Dense connective tissue, is it clear to everyone? जो डेंस इरेगुलर होता है ना, वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप ना, बट थोड़ा सा इरेगुलर है, तो इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी हमें रेगुलर वाला करता है। तो जहां कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपकी हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होता है। सो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन हार्ट वॉल्स। ठीक है, पहली जगह। दूसरी जगह होती है पेरिकॉन्ड्रियम, और तीसरी जगह होती है पेरीऑस्ट्रियम। इन दोनों में फर्क क्या होता है? पेरी मतलब पेरीफ्री, पेरीफ्री, पेरी मतलब जो सराउंडिंग चीज को बोलते हैं पेरी। कॉन्ड्रियम इज अ नेम फॉर योर कार्टिलेज। अभी हम आगे कार्टिलेज पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, थर्ड वाला टाइप ऑफ जो आपका कनेक्टिव टिश्यू वो कार्टिलेज है। सो chondrium is a term which is synonym of cartilage and ostrium is a term which is synonym of bone. सो बोन के सराउंडिंग में और कार्टिलेज के सराउंडिंग में आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये आपकी बोन है, और बोन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम पेरिऑस्ट्रियम बोलते हैं या पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। और बोन ये दो बोन है, इनको कौन ज्वाइन करता है, इनको ज्वाइन करता है लिगामेंट्स। समझ आया सबको ये पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Is this point clear to everyone? Yes or no? Finally, the third one, which is elastin connective tissue. ये तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, that it contain the elastin fibers. Elastin fibers होते हैं। इलास्टिन फाइबर्स मतलब ये आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। बता रही हूँ लता, एक बार रिपीट कर रही हूँ, जस्ट पहले एक बार ये देख लो। इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं आपको लंग्स के ऑर्गन में चाहिए, ट्रैकिया में चाहिए, ब्रोंकियोल्स में चाहिए, आपकी वोकल कॉर्ड्स में चाहिए। ये सारी चीजें हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। इसके अलावा जो पेनिस होता है मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें भी इलास्टिसिटी चाहिए होती है, विच इज प्रोवाइडेड बाय इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो आपके वर्टेब्रास होते हैं, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में ना वर्टेब्रास होते हैं, उनके बीच की जो जगह होती है वहां पे भी कहीं ना कहीं इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्योंकि आपका क्या है, वर्टेब्रा अगर बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वर्टेब्रा तो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकते, वर्टेब्रा तो ना मूव ही नहीं कर सकते, तो बोन्स हैं, वर्टेब्रास और बोन, वर्टेब्रा हमारी बोन्स हैं। अब बोन्स को अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपको उसे कभी घुमाना ही नहीं है। कभी हम अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, कभी हम गर्दन को लेफ्ट लेके जा रहे हैं, कभी राइट लेके जा रहे हैं, कभी हम एक्सरसाइज करते हुए अपनी स्टमक को मतलब अपने मतलब बॉडी के लोअर लेग्स को हिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो किससे बने होते हैं स्पाइनल कॉर्ड? वर्टेब्रा से बनी होती है। वर्टेब्रा और बोन्स होती है। वर्टेब्रा बोन्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती ना, बट जो बोन के बीच वाली जगह है वहां पे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपको वो बोलता है, जो आपको क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है। समझ आया? ट्राकिया के बाद मैंने लिखा है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स के बाद मैंने लिखा है वोकल कॉर्ड। समझ आ गया सबको यहाँ तक?
यहाँ तक सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी रिपीट करना था आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें बस सिंपल सा एक पॉइंट है, डेंस इरेगुलर। इरेगुलर है मतलब जो आपकी फाइबर्स हैं वो पैरेलली, वो इरेगुलरली प्रेजेंट है, वो एक पैरेलल प्रेजेंट नहीं है, कहीं पे पैरेलल है, कहीं पे सिंगल है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, तो इरेगुलर है। तो ये भी आपको स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा क्योंकि डेंस है, बट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा जितना डेंस रेगुलर प्रोवाइड करेगा। इसीलिए कुछ ऐसी जगहें जहां पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए बट बहुत ज्यादा बोन जितनी नहीं चाहिए, वहां पे होता है डेंस इरेगुलर। उसके एग्जांपल है हार्ट वॉल, पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिऑस्ट्रियम। कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कार्टिलेज, ऑस्ट्रियम का मतलब होता है बोन। पेरी मीन्स सराउंडिंग, पेरिफेरी, सो पेरिकॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज की सराउंडिंग में जो चीज होगी उसे पेरिकॉन्ड्रियम बोलेंगे, और पेरिऑस्ट्रियम क्या होगा, जो आपकी बोन की सराउंडिंग में होगा। क्लियर हो गया? अभी अंशु पूछे, किसने पूछा था? लता, इज इट क्लियर नाउ? नाउ इज इट क्लियर टू यू? Okay, so this is all about your dense connective tissue. Next हम लोग कल कर लेंगे cartilage, bone and blood. ठीक है, एक दो क्लासेस अभी और लग जाएंगी टिश्यूज में। ठीक है, so with this I will end up your class. Thank you so much. मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगी. Try to solve them. Thank you.